लेकिन आज कुछ रीजन की वजह से क्लास ऑनलाइन रखी गई है। आज जो है वो नवंबर की 16 तारीख है और दिन जो है वो मंडे है। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये याद दिलाएं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हाँ, आप में से मुझे बताना पसंद है। लैटेंट हीट किया था सर। लैटेंट हीट किया था, तो लैटेंट हीट के हमने जो है वो क्वेश्चंस कर लिए थे क्या? नहीं सर, नहीं किया। आखिरी डेफिनेशन हमने क्या की थी? लैटेंट हीट की डेफिनेशन लिखी थी। सिर्फ लैटेंट हीट की। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया होगा कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ये होता है कि आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें या आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें या आप लिक्विड को गैस में चेंज करें या आप गैस को लिक्विड में चेंज करें। ठीक है, अब जो लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग कह रहे हैं। और जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कंडेंसेशन कह रहे हैं। अब जो कॉमन बात है सारे चेंज ऑफ स्टेट में वो ये है कि ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब भी कोई चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, मेल्टिंग हो रही होती है, बॉइलिंग हो रही होती है, फ्रीजिंग हो रही होती है, कंडेंसेशन हो रही होती है, तो दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फिर हमने एक डिफाइन किया था किसको? लेटेंट हीट को। तो लेटेंट का मतलब था वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि ट्रांसफर्ड होता है या रिक्वायर्ड होता है टू चेंज द स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो और किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो रही हो, सॉलिड लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड सॉलिड बन रहा हो, लिक्विड गैस बन रहा हो, गैस लिक्विड बन रही हो, तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है ना, वो लेटेंट हीट कहलाता है। और शर्त ये है कि चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जो आपको हीट सप्लाई की जाएगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सप्लाई की जाएगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए जब आ जाए आज की क्लास में। आज क्लास में सबसे पहली चीज हम डिफाइन करेंगे वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अब देखिए लेटेंट हीट का मतलब ये है कि किसी चीज की स्टेट चेंज करनी है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर आप इस डेफिनेशन के अंदर यूनिट मास की शर्त ऐड कर दें, यानी किसी चीज की यूनिट मास का जो है वो स्टेट चेंज करनी है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाती है। यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड या फिर रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड या फिर रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट of unit mass of a substance at a fixed temperature. ठीक है,
यानी कि अगर किसी चीज़ की स्टेट आप चेंज करें फिक्स टेम्परेचर पर, उसके यूनिट मास की स्टेट चेंज करें फिक्स टेम्परेचर पे, तो फिर जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा या जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और ये डेफिनेशन हम लिखते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए लैटेंट हीट का मतलब है कि किसी चीज़ की स्टेट चेंज करने के दौरान जो हीट चाहिए वो लैटेंट हीट कहलाती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि स्टेट जो चेंज हो रही है वो मेल्टिंग है, यानी किसी सॉलिड को अगर आप मेल्ट करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट फ्यूजन का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to melt a solid at a fixed temperature. अगर फिक्स टेम्परेचर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो फिक्स टेम्परेचर पर किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट क्या कहलाती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसी तरह जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी उसको हम LF से शो करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये होगा कि डेफिनेशन के अंदर जो है आप, सही है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है आप पर यूनिट मास की शर्त जो वो ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें आप क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट unit mass of a solid. At a fixed temperature. यानी कि अगर आप किसी सॉलिड के यूनिट मास का टेम्परेचर फिक्स रखते हुए उसको मेल्ट करते हैं, तो यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या कहलाती है, वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अब जो स्पेसिफिक लैटेंट फ्यूजन इसको हम LF से शो कर रहे हैं वो बराबर होती है Q अपॉन M के। यहाँ पर LF का मतलब क्या है, LF मतलब यहाँ पर है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Q का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप सप्लाई करेंगे फिक्स टेम्परेचर। और एम मतलब होगा मास ऑफ सॉलिड जो कि मेल्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसकी SI यूनिट निकालें तो देखें इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, इसकी SI यूनिट बनेगी जूल पर किलो। ठीक है जी, इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, जूल पर किलो। ये आपका जो है वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी सॉलिड के यूनिट मास को अगर कम्प्लीटली मेल्ट करना है फिक्स टेम्परेचर पर, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिसको LF से शो करते हैं और वो बराबर होता है Q अपॉन M के। Q का मतलब है कि आपने फिक्स टेम्परेचर पर कितनी हीट सप्लाई की है, और M का मतलब है कि सॉलिड का कितना मास जो है वो मेल्ट हुआ। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
यानी कि एक ऐसी लेटेंट हीट है जो कि बॉईल करने के लिए चाहिए होती है, वेपराइज करने के लिए चाहिए होती है। उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अमाउंट ऑफ हीट required to boil a liquid at a fixed temperature। ठीक है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पर किसी लिक्विड को बॉईल करने के लिए जो हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। और इसी में अगर हम स्पेसिफिक कलर्स ऐड कर दें, इसी में अगर हम स्पेसिफिक कलर्स ऐड कर दें तो उसमें यूनिट मास की शर्त आ जाएगी। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड boil unit mass of a liquid at constant temperature या at a fixed temperature। ठीक है, इसमें अगर आप यूनिट मास की शर्त ऐड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनता है वो उसको हम शो करते हैं एलवी से, और फॉर्मूला इसका भी क्यू अपॉन एम होता है। अब यहाँ पर एलवी का मतलब क्या है? एलवी का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट फिक्स्ड टेम्परेचर और एम का मतलब है मास ऑफ लिक्विड बॉइल्ड। ठीक है, अगर इसकी असाइनमेंट निकालें हम तो इसकी जो असाइनमेंट होगी वो भी क्या होगी? इसकी असाइनमेंट भी जूल पर किलोग्राम में होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट को आप जूल में नापते हैं और मास को आप किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी लेटेंट हीट की भी डेफिनेशन हो गई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की भी डेफिनेशन हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन हो गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन हो गई, और उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If latent heat of fusion of ice is 336 joule per gram, then find amount of heat required to melt 0.250 किलोग्राम आइस। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से, शाबाश। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, शाबाश सारे बच्चे।
सर 84,000 जूल सारी। हाँ, तो क्या आंसर आया इसका? 84,000 जूल्स। देखिए आपको इन्होंने दी हुई है स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन LF दी हुई 336 जूल पर ग्राम दी हुई है। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्यों मालूम करना है, टू मेल्ट 0.250 किलोग्राम आइस। मास आपको दिया है 0.250 किलोग्राम। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो लैटेंट हीट की वैल्यू दी है जूल पर ग्राम में दी हुई है, मास किलोग्राम में दिया है, तो मास को भी ग्राम में चेंज कर लें। 0.250 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, जगह 250 ग्राम हो जाएगा। अब LF जो है वो बराबर होता है किसके, Q अपॉन M के, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, M मल्टीप्लाई बाय LF के बराबर हो जाएगा। M की वैल्यू 250 है, LF की वैल्यू 336 है। क्या आंसर है इसका? 84,000। उसका आंसर हो जाएगा 84,000 जूल या फिर 8.4 एक्सपोनेंट 4 जूल्स। क्या आंसर निकल आएगा? देखिए अब हमने जो है बेसिकली यहाँ पर जो है अभी तक 3 जो है मेन फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, सर 1 सेकंड ऊपर करें, आंसर ही नहीं लिखा। ये आंसर है। अब देखिए यहाँ पर सवाल कुछ ऐसे ही करने, अभी तक 3 तरह के फॉर्मूले जो पढ़े हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला में पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है किसके, Q अपॉन M डेल्टा थीटा के। दूसरा फॉर्मूला में ये पढ़ा है कि जो LF है वो बराबर है, LF जो किसके बराबर है, Q अपॉन M के बराबर।
और तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एल बी जो है वो भी किसके बराबर है, क्यू अपॉन एम के बराबर। ठीक है, हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्मूले यूज कब करने हैं, इसको पहले समझना है। ये फॉर्मूला आपको उस वक्त यूज करना है कि व्हेन टेम्परेचर is increasing or decreasing। जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा उस वक्त इस्तेमाल होगा। एंड स्टेट डज नॉट चेंज, यानी कि ना तो कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, ना कोई चीज़ बॉयल हो रही है, ना कोई चीज़ फ्रीज हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उस सूरत में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उस सूरत में फिर आप सी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस स्टेट चेंज ना हो रही हो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला उस वक्त लगाएंगे व्हेन a solid is melting or a liquid is freezing। और जाहिर है जब कोई लिक्विड फ्रीज हो रहा होगा या सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा तो जाहिर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा होगा, तो जाहिर है ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा। लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला कब लगेगा, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा व्हेन a liquid boils or a gas condenses। जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा होगा या कोई गैस कंडेंस हो रही होगी तो फिर लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा एलपी का। और जाहिर है ये काम भी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा होगा, टेम्परेचर इस दौरान चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको कब कब इस्तेमाल करने हैं इसका मैंने आपको जो है वो लॉजिक बता दी है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा और स्टेट चेंज नहीं हो रही होगी तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगेगा। जब जो है वो आपका मेल्टिंग या फ्रीजिंग हो रही होगी तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला लगेगा। और जब बॉइलिंग या कंडेंसेशन हो रही होगी तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये तीनों फॉर्मूले आपको इस तरह से यूज करने हैं। ऑलराइट, अब जरा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फर्स्ट करें आपसे कहा जाता है कि how much heat is required to change 120 gram water at 80 degree centigrade into steam at 100 degree centigrade। यानी कि आपके पास 120 ग्राम है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको स्टीम में चेंज करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी, कांस्टेंट आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर इज गिवन टू यू व्हिच इज 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। और जो लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है वो भी आपको गिवन है, और वो कितनी है, वो है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है भाई, ये सिचुएशन। अब देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सबसे पहले देखिए आपको मास गिवन है वाटर का, मास कितना गिवन है 120 ग्राम गिवन है।
अब यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि आपके पास सबसे पहले वाटर है और वाटर का मास कितना है 120 ग्राम है और वाटर का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे पहले हीट सप्लाई करोगे, हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, हीट सप्लाई करने के बाद ये होगा कि ये वाटर जो है वाटर ही रहेगा, मास इसका 120 ग्राम ही रहेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़कर 100 हो जाएगा। पहले आपने हीट सप्लाई की तो वाटर का टेम्परेचर 80 से बढ़ के 100 हो जाएगा। उसके बाद जब आप मजीद हीट सप्लाई करोगे, जब आप मजीद हीट सप्लाई करोगे तो उसके बाद ये वाटर किसमें चेंज हो जाएगा, ये वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा। मास इसका 120 ग्राम ही रहेगा और ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 100 ही रहेगा। इसको हम दो स्टेप्स में जो हीट सप्लाई करना है, पहले स्टेप में जो हीट सप्लाई की है तो उसमें इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुई है। दूसरे स्टेप में जो हीट सप्लाई की तो उसमें स्टेट चेंज हुई है, यानी कि बॉइलिंग हुई है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि बराबर होती है Q अपॉन m डेल्टा T के। और जब कुछ चीज़ बॉयल होती है तो हम एलबी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि बराबर होता है Q अपॉन m के। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट दिए हुए जूल पर किलोग्राम में दिए हुए हैं, तो आपका मास भी किलोग्राम में होना चाहिए। अब 120 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो जाएगा 0.12 किलोग्राम। अब पहले स्टेप में जब आप अमाउंट ऑफ हीट मालूम करेंगे तो बराबर होगा Cm डेल्टा T के बराबर होगा। C की वैल्यू आपको दी हुई है 4200, मास आपको दिया हुआ है 0.12 और चेंजिंग टेम्परेचर है 20। तो पहले स्टेज का अमाउंट ऑफ हीट आ गया। दूसरे स्टेज का जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा वो आएगा m मल्टीप्लाई बाय LV से। मास है 0.12 और LV की वैल्यू आपको दी हुई है 2.26 एक्सपोनेंट 6। ये दोनों स्टेज में जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा इसको आप ऐड कर लें, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो हमने टोटल करके बताएं अमाउंट ऑफ हीट टोटल कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताएं। अभी क्या आंसर आ रहा है सब बताओ खुदा के लिए। टू एट वन टू जीरो, तो पढ़े लिखे लोग इसको कैसे लिखेंगे, पढ़े लिखे लोग इसको लिखेंगे 2.8 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। ये हमारा आंसर होगा, ये भी आंसर। चलें इसी बात पे एक सवाल अब आप लोग सॉल्व करें। चलो ये सवाल अब आप लोगों को करना है। How much heat is required to change 20 gram ice at minus 20 degree centigrade into steam at 100 degree centigrade? इसमें जो जो कांस्टेंट आपको चाहिए सारे दे रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन। Specific heat of water is 4.2 joule per gram per Kelvin.
latent heat of fusion of ice is 336 joule per gram. Latent heat of vaporization of water is 2260 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो फिर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अब आप लोग सॉल्व करें जल्दी से शाम।
हाँ अभी को जवाब आया इसका? आपको जवाब मौसूल हुआ है या नहीं हुआ भाई? 6.1 आ रहा है सर। अच्छा देखिए इसमें जो है ना बेसिकली ये काम 4 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में जो है आपके पास जो है वो क्या है, पहले स्टेप में आपके पास आइस है, 20 ग्राम आइस है और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो, हीट करने के बाद भी आइस ही रहेगी। इसका टेम्परेचर जो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मास 20 ग्राम ही रहेगा। तो और फर्दर हीट करेंगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगी आइस, टेम्परेचर 0 ही रहेगा, मास 20 रहेगा। और फर्दर हीट करेंगे तो ये वाटर ही रहेगा, इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा, मास 20 ग्राम ही रहेगा। और फर्दर हीट करेंगे फिर एक इसमें चेंज हो जाएगा, फिर ये स्टीम में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर 100 ही रहेगा, मास 20 ग्राम ही रहेगा। अब चूंकि पहले स्टेप में जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो -20 से 0, तो स्पेसिफिक का फॉर्मूला लगेगा Q/m डेल्टा टी। Q बराबर होगा Cm डेल्टा टी के बराबर होगा। इस वक्त आइस है, आइस के लिए मैंने C की वैल्यू आपको दी है 2.1, मास आइस का 20 है, चेंज इन टेम्परेचर भी 20 है। दूसरे स्टेप में मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग का अपन फॉर्मूला लगाते हैं LF = Q/m। Q बराबर होगा mLF के, मास 20 है, LF की वैल्यू है 336। तीसरे स्टेप में टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100, C का फॉर्मूला लगेगा, C बराबर है Q/m डेल्टा टी के, Q बराबर हो जाएगा mc डेल्टा टी के, मास 20 है, C की वैल्यू 4.2 है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100। चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, चौथे स्टेप में जो है वो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि मेल्टिंग हो रही है। तो LF का फॉर्मूला लगेगा, LF बराबर है Q/m के, तो Q बराबर होगा m × LF। तो m यानी कि मास जो है 20 ग्राम है, LF की वैल्यू 2260 है, तो चौथे स्टेज का अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा। अब इन चारों अमाउंट ऑफ हीट को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितना आ रहा है बकौल आप लोगों के 6.1 exponent4 जूल आ रहा है। चेक कर लीजिए यही आ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है आपका 6.1 exponent4 जूल आ रहा है, अगर आप लोगों ने सही निकाला है तो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है माशाल्लाह से आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है जी, तो आंसर सबका आ गया 6.1 x.4 जूल आपका आंसर है। अब क्या है, अब ये है कि आप जो है वो बस इसको आज यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी चैप्टर थोड़ा सा चलेगा, हमारा बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर कल की क्लास में।